नमस्कार बच्चों। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ कवर करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैंने बहुत ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं दिया है, ना ही बात करी है। डायरेक्ट आते हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जानिए कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। भाई दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक एमिशन और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें कि ये एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। ठीक, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन हम लोगों ने बताया था तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 या 13.6 यहाँ पे लिखा था हमने, जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम जूल में निकालते हैं तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं तो 13.6 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो डेल्टा ई होता है ये एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन है, जो कि रिलीज या तो रिक्वायर्ड होगा, और ये एनर्जी रिलीज हो चाहे रिक्वायर्ड हो, होती इन द फॉर्म ऑफ फोटोन है। तो अगर इन द फॉर्म ऑफ फोटोन है तो hc/λ आएगा। ठीक है, तो जब hc/λ आएगा ये, तो hc/λ इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हम 1/λ खाली निकालना चाहते हैं तो hc से डिवाइड कर देंगे इसको। जब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए ये 2.18 इंटू 10⁻⁻18 एक कांस्टेंट था, h एंड c दोनों कांस्टेंट है, तो फिर आपको एक कांस्टेंट मिलेगा यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको हम आर एच से डिनोट कर देते हैं, कुछ लोग केवल आर से डिनोट करते हैं, कुछ लोग कैपिटल एच भी लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 1.09768 को सीधे आर एच लिखेंगे। तो 1/λ इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो कहें n1 क्या है, n2 क्या है। तो n1 छोटा होता है, n2 बड़ा होता है, ये तो पहले से बता रखा है मैंने। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जैसे कि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, जंप करता है और वो पहुंचता है किसी एनर्जी लेवल पे। अगर वो पहले एनर्जी लेवल पे जब पहुंचता है तो वो अल्ट्रा वायलेट रीजन की लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसको सबसे पहले लाइमन ने देखा था। अगर वो कहीं से भी चलता है, सेकंड एनर्जी लेवल पे पहुंचता है, सेकंड बोर ऑर्बिट पे पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं हम बामर सीरीज की लाइट, जो कि विजिबल होती है, लेकिन सभी विजिबल नहीं होती। हम आगे चल के ये बात भी पढ़ेंगे कि केवल स्टार्टिंग की 4 विजिबल होती है, बाकी सब अल्ट्रा वायलेट होती है। कहीं से भी चले 3 पर आए तो पास्चन, जो कि इंफ्रारेड है, 4 पर आए तो बामर, वो भी इंफ्रारेड है, और 5 पर आए तो पी फंड, या फंड खाली बोलते हैं, पी साइलेंट होता है, ये भी इंफ्रारेड है। ठीक है, तो अब जैसा कि लिखा गया है कि ओनली फर्स्ट 4 लाइन ऑफ बामर सीरीज, मतलब 4 लाइन कौन सी। भाई बामर सीरीज तो ये वाली जगह है, ये वाली जगह बामर सीरीज की। तो ये पहली लाइन 3 से, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, और ये चौथी लाइन। मतलब 3 से 2 पे आना पहली लाइन है, 4 से 2 पे आना दूसरी लाइन है, 5 से तीसरी लाइन है, और 6 से आना चौथी लाइन है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम कहें कि बाकी सब, तो कहे बाकी सब तो अल्ट्रा वायलेट होती है। ठीक है, अब फर्स्ट 4 लाइन जो होगी वो क्या होगी, विजिबल होगी। अच्छा, अगर आपको कोई बोले कि भाई कहाँ से आ रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, ये हमको बताना है, तो n1 जो होता है वो डिपेंड करता है नेम ऑफ सीरीज पर, कि भाई सीरीज का नाम क्या है। तो सीरीज का नाम है, जैसे मान लो लाइमन, तो n1 की वैल्यू होगी 1। अगर मान लीजिए हो गया पास्चन, तो n1 की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई।
अगर वो बोलता है ब्रैकेट, तो n1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो मतलब n1 तो डिपेंड करता है नेम ऑफ सीरीज पर, ठीक है। अच्छा ठीक है कि n1 तो डिपेंड करता है नेम ऑफ सीरीज पर। n2 किस बात पे डिपेंड करता है, कि n2 डिपेंड करता है कि n1 प्लस लाइन, जैसे हमने बोला कि फिफ्थ लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, तो n1 तो पास्चन पे डिपेंड करेगा, मतलब 3, और फिफ्थ लाइन का मतलब 3 + 5 8, ठीक है। जो भी लाइन होगी, जो भी लाइन का नाम लिखा जाएगा उसको आप n1 में जोड़ दीजिए, ठीक है। जो आएगा वही क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लैम्डा मैक्सिमम या लैम्डा मिनिमम किसी भी सीरीज का निकालना हो, लाइमन का, बामर का, किसी का भी निकालना हो, तो n1 तो फिक्स है उसका। n2 क्या है कि अगर लैम्डा मिनिमम निकालना है तो n2 की वैल्यू इनफाइनाइट ले लीजिए, और अगर मैक्सिमम निकालना है तो n2 की वैल्यू n1 + 1 लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको बामर सीरीज के लिए निकालना है, तो n2 की वैल्यू इनफाइनाइट और n1 की वैल्यू 2 हो गई। और अगर लैम्डा मैक्सिमम निकालना है उसके लिए तो n1 + 2 मतलब 2 + 1 3, n2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक। अब इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आओ जरा देखा जाए कि फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड फॉर फोर्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ He+। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की यहाँ पर, कि भाई कैसे निकलेगा फोर्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो n1 तो हो गया 2 क्योंकि बामर सीरीज है, और n2 क्या हो गया 2 + 4 मतलब 6, ये हो गया बामर सीरीज के लिए। क्या बोला है, लैम्डा निकालने को, तो 1/λ = RH। RH की वैल्यू 1.09768 × 10⁻7 होता है पर मीटर। आप चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं, चाहे तो RH के टर्म में निकाल सकते हैं, जैसा आपका ऑप्शन हो। He+ के लिए Z² की वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर, 1/n1² मतलब 2², 1/n2² मतलब 6²। तो ये हो जाएगा 1.09768 × 10⁻7 × 4, ठीक है। ये हो गया 1/4 - 1/36। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1/λ की वैल्यू आएगी। लैम्डा निकालने के लिए आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि नंबर ऑफ फोटोन। जैसे मान लीजिए कि कोई एटम के अंदर, या एटम का सैंपल है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 5th से 2nd पे, तो उसके पास कितने तरीके हैं जंप करने के। ये जो तरीका होता है उसी को हम नंबर ऑफ फोटोन और या स्पेक्ट्रल लाइन बोला जाता है। क्या मतलब सर, कि मतलब क्वेश्चन से ही समझ पाओगे, वैसे तो समझना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। मान लो 4 से कोई चलता है, तो 4 से चलेगा 1 पे, ठीक है। उसको 4 से 1 पर आना है, तो दूसरा क्या कर सकता है वो, कि 4 से 3 पर आए और 3 से डायरेक्ट 1 पर आ जाए। और क्या कर सकता है वो, कि 4 से 2 पर आए और 2 से डायरेक्ट 1 पर आ जाए, ठीक है। और क्या कर सकता है वो, कि और सर वो कर सकता है कि 4 से 3 पर आए, 3 से 2 पर आए, 2 से 1 पर आए, ठीक है। तो अब इसमें जितनी सिमिलर स्पेक्ट्रम होंगे उनको आप हटा देंगे, कि जैसे 4 से 3 पर आने वाले 2 दिख रहे हैं, तो इसको आपने हटा दिया 1 को, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 से 1 पर आने वाले 2 तरह के दिख रहे हैं, आपने इसको हटा दिया। अब आप गिनिए कि कितनी लाइन आपको मिली, तो 1 2
3, 4, 5 और 6 तरह की लाइन मिली। यही जो 6 तरह की लाइन आप काउंट कर रहे हैं उसको हम फॉर्मूले से काउंट करेंगे, ठीक है। डेल्टा एन क्या है, N2 माइनस N1। मान लो N2 आपका 4 है, N1 आपका 1 है, तो डेल्टा एन क्या हो गया 3। अब यहाँ पे 3 रख दीजिए, 3 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा क्या 6, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए जरा क्वेश्चन देखा जाए। कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 5th एक्साइटेड स्टेट टू 2nd एनर्जी लेवल। मतलब N1 की वैल्यू तो 2 है और N2 की वैल्यू, देखिए एक्साइटेड स्टेट जो शब्द आता है वो बिल्कुल आपके अपार्टमेंट में बिल्डिंग की तरह होता है। जैसे कोई बोले 5th फ्लोर, तो 5th फ्लोर का मतलब वो ग्राउंड जो एक फ्लोर है पहला वाला, उसको वो ग्राउंड फ्लोर बोल के 0 बोल देता है। तो 5th फ्लोर, ऐसे तो वो 6वां मंजिल है लेकिन 5th फ्लोर बोला जाएगा। इसी तरीके से जब 5th एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट जब भी बोला जाए तो N2 की वैल्यू उससे 1 ज़्यादा होगी। मतलब 5th एक्साइटेड स्टेट है तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है कि 6 माइनस 2 कितना 4, और नंबर है स्पेक्ट्रल लाइन, तो क्या भाई डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 10। तो पहला आंसर आपका आ गया। दूसरे वाले में 4th एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट, तो N1 की वैल्यू तो 1 हो गई और N2 की वैल्यू मैंने अभी बताया था एक्साइटेड स्टेट के लिए 4th है तो N2 की वैल्यू 5 ले लेंगे। 5 ले लेंगे, डेल्टा एन कितना आ जाएगा, डेल्टा एन आ जाएगा 5 में से 1 घटाएंगे कितना 4। तो अगर डेल्टा एन की वैल्यू 4 आई तो ये आंसर आपका फिर वही आ जाएगा 4 प्लस 1 मतलब 10, ठीक। अच्छा, फॉर सिंगल आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, देखिए यहाँ पर और यहाँ में अंतर है। यहाँ पर सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बोला है, कई एटम होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कह रहा है कि एक सिंगल एटम है। तो मान लीजिए कि एक सिंगल एटम है, तो मैक्सिमम लाइन कितनी हो सकती है। मान लीजिए कि 5, 4, 3, 2, 1 यहाँ से आना है, तो 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम लाइन 5 माइनस 1 होगी, मतलब N2 माइनस 1। अब मिनिमम कितना होगा कि भाई यहाँ से चलो सीधे यहाँ पहुँच जाओ, 1 होगा मिनिमम, तो मिनिमम 1 होगा, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए यहाँ पर क्या है कि N2 जहाँ से चल रहे हो उसमें से 1 घटा दो, वो मैक्सिमम निकलेगा, और सीधे 1 लिख दो, वो मिनिमम लिखेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम बोलेगा तभी, वरना फिर डेल्टा एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। अब आता है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या ये क्या होता है कि डी ब्रोगली ने बोला कि जैसे कि डुअल नेचर ऑफ लाइट था वैसे ही डुअल नेचर ऑफ मैटर भी होता है। लैम्डा निकालते हैं इसके लिए H/P। P क्या है, मोमेंटम है, जो भी मैटर, जिस भी मैटर या पार्टिकल की बात कर रहे हैं आप, उसका मोमेंटम है, ठीक। अच्छा, मोमेंटम P इक्वल टू होता है mv, तो H/mv भी लिखा जा सकता है। क्या लैम्डा क्या है, क्या लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है, मतलब वेवलेंथ है, पर डी ब्रोगली ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था। तो प्रपोज किया था मतलब कि बताया था, प्रपोज करना थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो हाँ मतलब बताया था, तो वो बोलते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ था, DBW भी बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट में उसको, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन बोला जाएगा फाइंड DBW ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड 1/20th ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। एक इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है लाइट के 1/20th वेलोसिटी से, तो हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, टाइम लगेगा।
बस ध्यान से देखिएगा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, h 6.62 इंटू 10⁻⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, MKS में लेना है। वेलोसिटी लाइट की 3 इंटू 10 कितना होता है 8 अपॉन कितना कर दोगे 20। ठीक है, अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, अब आते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या था, H/mv था। ठीक है, यही mv को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लाना चाहे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है क्या, हाफ mv²। तो एक काम करोगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2k इज इक्वल टू mv² हो गया। अब दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो तो m² v² इज इक्वल टू 2mke हो गया। अब दोनों तरफ का रूट ले लो तो mv इज इक्वल टू √2mke हो गया, और हमको mv ही चाहिए तो mv हमने नीचे डिवाइड कर दिया h में। तो ये जो फॉर्मूला आया वो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10⁵। तो लैम्डा आपने लिया 6.62 इंटू 10⁻34। ठीक है, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 3 इंटू 10⁵। ठीक, अच्छा मैं आपको बताऊं कि 1.67 को आप 5/3 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसको 5/3 लिख के सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा आपका मीटर में आएगा। यहाँ पर एक आता है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। कि डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कि डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इंटू पोटेंशियल के रूप में लिख लेते हैं। चार्ज इंटू पोटेंशियल के रूप में लिख लेते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी हो जाता है। ठीक है, अब Q इंटू वी हो जाता है तो आपको अगर Q दिया है, पोटेंशियल दिया है, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी का यूज कर रहे थे वैसे इसका भी यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास क्या होता है, मास होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, h तो कांस्टेंट होता ही। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है √150/v। v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा कभी कभी आपको फॉर्मूला ऑप्शन में 12.3/√v दे देता है कि 12.3 क्या है। अरे 150 का रूट लोगे तो 12.3 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी ये एंगस्ट्रम में आएगी, मतलब लैम्डा हमेशा एंगस्ट्रम में निकालना है यहाँ पे। ठीक, अब आता है कि भाई चार्ज ऑन प्रोटॉन, कुछ बातें जान जाइए। प्रोटॉन पे चार्ज और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज, जब दोनों पे चार्ज निकालते हैं तो देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है वो प्रोटॉन के चार्ज का क्या है, डबल है। ठीक है, अब मास जब देखते हैं अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का मास, तो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिए तो नीचे वाला क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन व्हेन एक्सिलरेटेड विथ सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब उसने बोला है कि जो v की वैल्यू है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है। अब m और q ही क्या है, अलग अलग है। तो लैम्डा अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन है ना, अल्फा अपॉन लैम्डा p, तो यहाँ पर हो गया
क्यू पी एम पी अपॉन क्यू अल्फ़ा एम अल्फ़ा। वो बाकी चीज़ें तो कैंसिल हो जानी है, वी भी कैंसिल हो जाना। तो क्यू पी एम पी, अल्फ़ा क्या होता है 2QP होता है, और मास ऑफ अल्फ़ा क्या होता है 4 इंटू MP होता है। तो MP और QP कट गया। तो लैम्डा अल्फ़ा अपॉन लैम्डा पी इक्वल टू आ गया 1/√8, या आप बोल सकते हैं 1/2√2। ठीक है, तो ये रेशियो आएगा। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही एक ठीक ठाक स्पीड में आप लोगों को पूरा रिवाइज कराया है ये, और एक बार आप लोग इसका क्वेश्चन ट्राई करिएगा। और मैंने पहले ही बोला था कि नोट्स मैंने पहले ही भेज दिए हैं, होमवर्क भी मैंने दे ही रखा है असाइनमेंट के रूप में, और एक बार सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ के अब क्वांटम नंबर पर आएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू।